हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 23, जिसमें हम अपना पाठ 12 करेंगे। और पाठ 12 का नाम है हमारा वन, हमारी जीवन रेखा। मतलब आज जंगल के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में हम कुछ समझेंगे। तो किताब सब आप सब पढ़ के आए होंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ, बुक को पढ़ना ज़रूरी होता है। इससे हमें प्रश्नोत्तर करने में आसानी होती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। ये आपकी नई किताब है 2025-26 की। यह आपका पार्ट 1 रहेगा, इसमें मैं आपको अति लघु तक प्रश्नोत्तर कराऊंगी। ठीक है, लघु और दीर्घ हम पार्ट 2 में करते हैं। तो चलिए फटाफट से अपनी अपनी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अध्याय 12, वन हमारी जीवन रेखा। ये पाठ की पूर्व तैयारी है। थोड़ा बहुत यहाँ हम कुछ देख लेते हैं। ये हमको हर पाठ में दिया होता है। निम्न चित्र को पूर्ण करो। देखो, मैंने चित्र को पूर्ण भी कर दिया है और उसमें रंग भी भर दिया है। ठीक है, और उस पर अपने विचार लिखने हैं। आपके विचार यहाँ लिखो। तो बेटा, ये क्या है? यह एक शंकुधारी वृक्ष जैसा दिखता है, जैसे कि चीड़ या देवदार का हो। जो चीड़ और देवदार के जो वृक्ष होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं, ऐसे करके। ठीक है, और इस प्रकार के वृक्ष ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस पेड़ के बारे में हमें 2 बातें जानकारी मिल गई। ठीक है, आगे चलें। चलिए आगे देखिए। निम्न शब्दों को रेखा चित्र में उचित स्थान पर लिखें। वृक्ष, गोंद, कत्था, लकड़ी की मूर्ति, शहद, लाख। तो बेटा, ये सब चीजें हमें वृक्ष से मिलती हैं, तो हम वृक्ष को बीच में लिख लेंगे। देखो, वृक्ष से गोंद भी निकलता है, कत्था मिलता है, शहद। अब कुछ वजह सोच रहे होंगे वृक्ष से शहद कैसे मिलता है। वृक्ष पे ही मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है, शहद तो वृक्ष पे ही देती है। ठीक है, लाख भी वृक्ष पे ही होती है। लकड़ी की मूर्ति लकड़ी से बनती है, तो वो भी वृक्ष के ही भाग में आ गई। ठीक है, चलिए अगला है। आज आपने किस किस वस्तु का प्रयोग किया जो वन से प्राप्त होती है? आपने किसी चीज का वस्तु का प्रयोग किया, जैसे कि आज मान लो आपने दवाइयों का प्रयोग किया, वो भी तो हमें जंगलों से प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं सीधा अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर, सही विकल्प पर। पहला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा कथन पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अपघटक की भूमिका। अपघटक की भूमिका मतलब जो हमारे जीवन में जो चक्रण चलता रहे। जैसे घास को टिड्डा खा वो घास को, जैसे मान लो आप बकरी खाती है, बकरी को शेर खा जाएगा। ठीक है, शेर को आदमी मार देते हैं। इस तरीके से चक्रण चलता रहता है। ठीक है, तो इसने अपघटक की भूमिका पूछी है। तो देखिए, ये पौधों के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं? नहीं, पहला नहीं। दूसरा, ये मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं तथा पोषक तत्वों का पुनः चक्रण करते हैं। ये हमारा सही है। अगला देखिए, ये भी गलत है। और ये जंगल के भीतर तापमान को नियंत्रित करते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, दूसरा वाला हमारा सही है। अगला देखिए, शेर या भेड़िया जैसे शीर्ष शिकारी को हटाने से वन पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो बेटा, अगर जैसे हम शेर या भेड़िया को मार दें तो क्या होगा? जो हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बिगड़ जाएगा, उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। कैसे? जैसे अभी मैंने बताया, घास को बकरी खा गई, और ठीक है गोट, और बकरी को लॉयन खा गया। ठीक है, तो अगर लॉयन नहीं रहेगा तो बकरी को कौन खाएगा? और बकरी नहीं और बकरियां ज़्यादा पैदा हो जाएंगी, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पूरे उसमें बकरी बकरी हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से मान सकते हैं आप, जैसे जो जीवित है उसे एक दिन मरना है। ठीक है, तो अगर ये सब नहीं होगा, ये सर्कल नहीं चलेगा पारिस्थितिकी तंत्र में, तो पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा। विकल्प बी आपका सही है। अगला देखिए,
पहेली घर के बगीचे में गिरने वाली पत्तियों का निपटान करना चाहती है, उसके लिए कौन सा तरीका सही है? तो पत्तियों को बगीचे में बिखरे रहने दे, गलत बात है, बिखरे क्यों रहने दे, गंदगी फैलेगी भाई। पत्तियों को एकत्रित करके जला दे, जला देगी तो प्रदूषण हो जाएगा हवा में। पत्तियों को एकत्रित कर जल स्रोत में बहा दे, अगर पानी में बहा देगी तो पानी गंदा हो जाएगा, जल प्रदूषण हो जाएगा। ठीक है, पत्तियों को एकत्रित करके गड्ढे में डालकर कंपोस्ट खाद बना ले, ये सही है। पत्तियों को इकट्ठा करके उसकी खाद बना ले जो पेड़ पौधों के उसमें काम आती है, पेड़ पौधों को पोषक तत्व प्रदान करती है। ठीक है, अगला देखिए, कौन सी मानवीय गतिविधि जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है? तो खतरा बेटा क्या है? वनों से चयनित पेड़ों की कटाई। वनों से पेड़ों को काटना हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब पेड़ ही नहीं बचेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम सांस लेने में हमें परेशानी होगी, जिससे हम मर जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, देखिए पादप, पादप मतलब पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या लेते हैं? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और O2, फिर वो O2 ऑक्सीजन देते हैं। किसको देते हैं? हम इंसानों को या जानवरों को। ठीक है, तो इसने पूछा यहाँ पे क्या है एक्स की जगह, तो यहाँ पे जंतु या मानव, जंतु या मानव। ठीक है, और जंतु हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जंतु दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, तो विकल्प ए हमारा सही है। अब हम चलते हैं खाली स्थानों की तरफ जो हमें इसमें से देख के भरने हैं। पहला देखिए, जल के भूमि में अवस्त्रावित होने में सहायक कौन होता है बेटा? मूल तंत्र। अगला देखिए, किसकी अनुपस्थिति में मृदा, मिट्टी जल को नहीं बांध पाती जिससे बाढ़ आती है? पेड़ों की अनुपस्थिति में। अगर बेटा पेड़ नहीं होंगे ना तो बाढ़ भी ज्यादा आएगी। ठीक है, अगला देखिए, जंगल की ऊपरी परत जहां सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है और अधिकांश पौधों की वृद्धि होती है वो क्या कहलाती है? छत्र कहलाती है। ठीक है, अगला देखिए, ऐसे जानवर जो मुख्य रूप से पौधे खाते हैं, जो बेटा पौधे खाते हैं वो शाकाहारी जानवर होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आगे देखिए, ह्यूमस की उपस्थिति सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। ठीक है, हो गए पांचों खाली स्थान। किसी को कोई दिक्कत परेशानी अगर हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही बनाया है, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो अब हम चलते हैं अपने अति लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 2, बूझो अपने परिवार के साथ सड़क मार्ग से शहर में मेला देखने गया। उसने देखा कि सड़क के कोनों के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। बूझो जानना चाहता है कि सड़क के किनारों पर पेड़ क्यों लगाए जाते हैं। तो बेटा काफी कारण है पेड़ों को लगाने का। जैसे अभी मैंने बताया, पेड़ होते हैं तो बाढ़ कम आती है, वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं पेड़। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे छाया प्रदान करने, हवा को शुद्ध करने, मिट्टी के कटाव को रोकने आदि के लिए सड़क के किनारों पर पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न 3 देखें। चलिए, किसी वन के विनाश से किसी वन का विनाश हो गया है तो उसके आसपास के क्षेत्र में जल चक्र कैसे प्रभावित होगा, पानी कैसे प्रभावित होगा। ठीक है, तो बेटा वन के विनाश से आसपास के क्षेत्र में वर्षा की कमी हो जाएगी। जहां पेड़ पौधे नहीं होते ना वहां पानी भी कम पड़ता है। कभी नोटिस करके देखना, कभी ये बात देखना आप। ठीक है, और मिट्टी की जल धारण क्षमता घटने से भूजल स्तर नीचे चला जाता है। मतलब जब बारिश नहीं होगी, पानी नहीं होगा वहां पे, तो जो मिट्टी के नीचे जो पानी रहता है ना वो और अंदर चला जाएगा, क्योंकि जब मिट्टी सूखी रहेगी तो पानी नीचे से सूखता चला जाएगा। ठीक है, तो हम उसे जल धारण क्षमता कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वनों के अंदर मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीवों का भोजन क्या है। वन के अंदर बेटा मशरूम और जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनका भोजन क्या होता है।
तो बेटा वनों के अंदर मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीवों का भोजन है मृत और क्षयकारी जैविक पदार्थ। मृत जो मर चुके हैं, क्षयकारी या जो नष्ट हो चुके हैं जैविक पदार्थ, जैसे मरे हुए पौधे, जो डाली टूट के गिर जाती हैं, पत्तियां टूट के गिर जाती हैं, पत्तियां, टहनियाँ, या कोई जानवर मर जाते हैं, ये सब उन मशरूम का और अन्य सूक्ष्म जीवों का भोजन होते हैं। ये सिर्फ मरे हुए ही चीज़ों को खाते हैं, याद रखना। कौन? मशरूम और जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो। ठीक है, हो गए तीनों प्रश्न। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं प्रश्न 5 पर। वन पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्न परतों के बीच परस्पर निर्भरता को लिखिए। किसे लिखना है हमें? वन के अंदर जो भी पारिस्थितिकी तंत्र है उनके बीच क्या क्या निर्भरता है एक दूसरे पर। ठीक है, किस किस की निर्भरता है? तो वन पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटक जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मिट्टी, हवा और सूरज की रोशनी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। सब कैसे? जंतु पेड़ पौधे खाते हैं, है ना? ठीक है, और पेड़ पौधे कैसे उगते हैं? जब जीव जंतु उनके बीजों को लेकर अपने पैरों में चिपक जाएं तो दूर दूर तक चले जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है? जीव जंतु मदद कर रहे हैं पेड़ पौधों की। ठीक है, मिट्टी पेड़ पौधों की मदद कर रही है, हवा मिट्टी की, जंतुओं की, दोनों की मदद कर रही है, और पेड़ पौधे हवा की मदद कर रहे हैं। पेड़ पौधे होंगे तो हवा शुद्ध होगी। ठीक है, सूरज की रोशनी जंतुओं को उजाला देती है और पेड़ पौधों को भोजन बनाने में मदद करती है। तो बेटा ये प्रश्न काफी बड़ा हो सकता था, लेकिन ये अति लघु में पूछा है तो इसीलिए मैंने छोटा करके लिखवाया है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न 6। आपके आसपास परिवेश में वनों से प्राप्त उत्पाद से बनी वस्तुओं के नाम सूचीबद्ध कीजिए। जो वनों से बनती हैं, वनों से क्या बनती? किताब, कॉपी, फर्नीचर मतलब टेबल, कुर्सी, बेड, अलमारी, सोफा, सब लकड़ी से ही बनता है। खिलौने बच्चों के आपके, टायर, रबर, ये जो रबर होती है, रबर के टायर, ये सब वनों से ही प्राप्त होता है। जूते चमड़े वगैरह के, दस्ताने, दवाइयाँ हमको पेड़ों से प्राप्त होती है। शहद हमको पेड़ों से प्राप्त होता है। गोंद, फल, मसाले और बांस, ये पास हो गया बेटा, माफ करना, यहाँ पे बांस होगा, बांस। बांस से बनी टोकरियां, जूते, दो बार लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। समाचार पत्र, लिखने को तो आप कितना भी कुछ लिख दो, है ना? बहुत कुछ मिलता है हमें वनों से। आप अपने घर में बैठे हो, अभी जरा नजर घुमा के देखो चारों तरफ कि आपको वनों से क्या प्राप्त हो रहा है, मतलब पेड़ पौधों से क्या प्राप्त हो रहा है। आपके घर में बेड रखा है, लकड़ी का बना है, सोफा लकड़ी का बना है, गेट भी लकड़ी के बने होते हैं। आपके घर में मसाले रखे हैं, सब्जी रखी है, वो हमें पेड़ पौधों से मिल रही है। ठीक है, शहद है, वो हमें मधुमक्खी से मिल रहा है। सब कुछ अगर वन नहीं होंगे और हम जी रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो भी तो हमें पेड़ पौधों से ही मिल रहा है। ठीक है, तो सब कुछ हमें पेड़ पौधे और जंतुओं से प्राप्त होता है, इसलिए वनों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, जितना हो सके पेड़ों को लगाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सब कुछ समझ में आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और जाने से पहले बेटा हाइप ज़रूर कर दें वीडियो को। ठीक है, इससे क्या होता है, ये वीडियो और बच्चों तक भी पहुंच जाएगा जो इस वीडियो को ढूंढ रहे हैं। चलिए, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।